नमस्कार, आप नेशन लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। भारत में इस वक्त कई ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो या फिर भारत और इंडिया के बीच शाब्दिक और ऐतिहासिक द्वंद्व की बात हो। इसके अलावा भारत की आज़ादी के बाद लीगल रूप से जो सबसे बड़ी बात अमित शाह ने संसद में की, वो भी एक बड़ा चर्चा का केंद्र है। इसके अलावा उदयनिधि के द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर भी चर्चा है कि अगर हेट स्पीच के मामले में एक पक्ष पे कार्रवाई हो सकती है तो फिर दूसरे पक्ष पे क्यों नहीं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोमेश गौतम जी हैं। ये पद्मश्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इनका कैरियर 40 सालों से अधिक का है। ये अलग अलग 40 लीगल, ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस संगठनों से जुड़े हुए हैं और ये फॉर्मर एडवोकेट जनरल भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन लाइव पे। थैंक यू। मेरा पहला प्रश्न होगा जो इस वक्त चर्चा के केंद्र में सबसे अधिक बना हुआ है। भारत और इंडिया संविधान दोनों को मानता है, दोनों शब्दों का एक अपना ऐतिहासिक दर्जा है, लेकिन जो इस वक्त राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा हो रही है, आप इसको बतौर एडवोकेट कैसे देखते हैं? वर्ल्ड ओवर जो है, हमें भारत की तरह से, भारत के नाम से बहुत कम पहचान है। इंडिया की पहचान है, इंडिया को सब पहचानते हैं और हमारी सभी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया वर्ड यूज़ हुआ है, भारत वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि आज हम इतने सालों के आज़ादी के इतने सालों के बाद अगर हम इंडिया से भारत को बदलना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी मुश्किल काम है और मेरा ख्याल है ये एक रिग्रेसिव प्रोसेस है, रिग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव नहीं है। तो इसलिए मेरी नज़र में तो ये ठीक नहीं है। अगर सरकार, क्योंकि G20 में हमने देखा, या फिर वो इनविटेशन पे हो प्रेसिडेंट ऑफ भारत या फिर प्रधानमंत्री जब G20 के मीटिंग में बैठे थे तो उनके आगे जो बोर्ड लगा हुआ था उसके वहाँ इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। अगर सरकार की मानसिकता में, क्योंकि विशेष सत्र भी आ रहा है, अगर सरकार भारत को ही तहरीर दे तो इसके लिए क्या पूरा जो एक प्रोसीजर है वो होता है? देखो, अभी हमारा जो संविधान है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हिंदी में भारत का संविधान भी कहते हैं। भारत कई जगह यूज़ भी हुआ है। हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर इंडिया ही यूज़ हुआ है, उसके ऊपर भारत कहीं नहीं है। ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाना चाहिए और पार्लियामेंट में बिल लाके और वो बिल पास करें तब ये नाम भारत हो सकता है। बट इस एक्सरसाइज की मेरी नज़र में एज ए लॉयर इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं कि मे बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भारत लाना चाहते हैं, अदरवाइज इसका कोई पॉइंट नहीं है। इंडिया से भारत बदलना कोई पॉइंट नहीं है। मतलब जो भी हो रहा है एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से वो सही गलत हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं हो, मतलब जरूरत नहीं। मेरी नज़र में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक और चर्चा जो इस वक्त भारत में है, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार बड़े बड़े मंचों से इसकी बात की है, वन नेशन वन इलेक्शन की। इस पे संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है? देखो, वन नेशन वन इलेक्शन की जहाँ बात है, वो जब हमारा संविधान 1948 में जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उस वक्त उसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं थी, बट इलेक्शंस उस वक्त एक ही हुए थे, एक ही आम चुनाव हुए थे। 4 इलेक्शन, एक आम चुनाव 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने जब देश आज़ाद हुआ, तो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो पहला आम चुनाव जब हुआ था तो वो वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से ही हुआ था।
बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें चेंज होती गई और कभी कोई विधानसभा डिसमिस हो गई, कभी कोई इलेक्शन बाई इलेक्शन हो गया, उन सब चीज़ों की वजह से इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, रादर इट विल बी एक्सपेंसिव फॉर अस। टैक्स पेयर्स का पैसा जो है इससे ख़राब ही होना है। ये प्रेजेंट सिस्टम जो चल रहा है इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पे दिक्कत सवाल जो उठता है, जो अभी इलेक्टोरल जो प्रोसेस है हमारे देश में, इस साल के अंत में 3-4 राज्यों का इलेक्शन है, 4 राज्यों का मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है, हालांकि उसका भी कोई है। फिर अगले साल मार्च अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव है। 2025 में ही बिहार का होना है विधानसभा, क्योंकि हर साल 2 या 3 स्टेट्स के 2023 में दिल्ली का होना है तो 2 या 3 स्टेट्स के चुनाव होना ही रहता है। इससे सिक्योरिटी जो रहता है, काम, क्योंकि आचार संहिता लग गया, काम रुक जाता है। पैसा जो खर्च हो रहा है वो तो अलग ही है, पैसा जितना खर्च हो रहा है उसका तो कर्नाटका विधानसभा में जितना पैसा खर्च हुआ है उसका आंकड़ा जब आया सामने, मतलब वो सोचने लायक नहीं कि आखिर इतना, जिस देश को, जो देश अभी डेवलपिंग हो रहा है उसमें क्या ये जरूरी है? क्या एक साथ एक चुनाव हो सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या एक देश एक चुनाव इम्प्लीमेंट हो सकता है इस वक्त? होने को तो हो सकता है, बट फिर भी मैं दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव जो है जिस तरह से चल रहा है उसमें कोई या तो कोई इश्यू आता हो, कोई प्रॉब्लम होती हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रेजेंट सिस्टम से चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक देश एक चुनाव की नहीं ज़रूरत है, मैं नहीं समझता इसकी ज़रूरत है। ठीक। एक और मुद्दा है, इस वक्त उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। उन्होंने सनातन को लेकर एक बयान दिया और उसके बाद एक झड़ी सी लग गई। अलग अलग लोगों ने वही चीज़ें, खासकर आप दक्षिण में देखें तो वो खासकर ये बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर कोई हेट स्पीच देता है तो उस पर मैं स्वयं इस पे ध्यान दूंगा। उदयनिधि स्टालिन पे अभी तक कोई केस नहीं हुआ है राज्य सरकार को लेकर भी, कि कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है, क्योंकि एक नुपुर शर्मा वाला केस आया था, उसके अलावा भी कई केस आए थे। उस पे तो एक ग्रुप है वो ये कह रहा है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों, एक तरफ ही लोगों पे कार्रवाई क्यों की जाती है? अगर नुपुर शर्मा या फिर अन्य लोगों पे कार्रवाई की गई हेट स्पीच पे, तो उदयनिधि स्टालिन पे क्यों नहीं? क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। नहीं, ये बात तो नहीं है कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो वो ही हैज़ गॉट इम्यूनिटी फ्रॉम लॉ, ये तो नहीं है। जो उन्होंने ये जो उनका बयान आया है मैंने भी पढ़ा है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेगा और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर कोई पिटीशन आती है इस तरह की तो आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। एंड एज फार एज नुपुर शर्मा का केस, नुपुर शर्मा का केस काफ़ी बड़ा मुद्दा था, लेकिन वो भी इट हैज़ डाइड डाउन नाउ। अब नुपुर शर्मा का मुद्दे में वैसे देखा जाए तो ओवरऑल आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के बाद भी कोई कार्रवाई तो नहीं हुई उसमें भी। नुपुर शर्मा का कुछ हुआ तो नहीं ना, किसी ने कोई कार्रवाई की हो, नुपुर शर्मा अरेस्ट हो, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना। आप सब जानते ही हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। हेट स्पीच को लेकर क्या अभी कोई कानून है, सजा का प्रावधान है हेट स्पीच के लिए? 153 है आईपीसी में जो प्रोविज़न है कि इफ़ यू आर प्रमोटिंग कम्युनल फीलिंग्स और हेट्रेड अगर आप फैला रहे हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज़ एक्शन। कानून का रूप क्या है? क्या कड़ा कानून? 153 इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग दिस थिंग, स्ट्रॉन्ग लॉ। इसके लिए अलग कानून की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने आप में। बट 153 अट्रैक्ट भी होना ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। एक आज़ादी के बाद से, क्योंकि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आईपीसी और सीआरपीसी के जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को पेश किया। हालांकि अभी वो कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया है। लॉ फॉर्म्स सारा जो अपना उनका विचार होगा उसके बाद इस पे लास्ट। आप इस पे कैसे देखते हैं? क्योंकि आईपीसी 1860 का कानून है, ब्रिटिश बना कर गए, वही कानून आज तक भारत में चल रहा था। तो ये जो बदलाव करने की एक कदम उठाया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? ये जो है ना, इट इज़ ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। 1860 में इंडियन पेनल कोड आया, 1872 में एविडेंस एक्ट आया, 1973 में अमेंडमेंट के बाद सीआरपीसी आया। इस सब की ज़रूरत क्या है? अब मुझे भी 43 ईयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। मैं 43 ईयर्स के बाद आई विल अगेन बिकम ए स्टूडेंट नाउ। मैं इसको सारे लॉयर्स जो पुराने आज तक के पढ़े हैं वो सारे ये इस कानून को जिसको कि नया बना के लाना चाह रहे हैं, है उसमें भी कुछ नहीं है। कानून वही है, सेक्शंस बदल गए हैं, ऊपर नीचे सेक्शंस। मैंने अभी तक वो देखा नहीं है, लेकिन सेक्शंस ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। कानून तो वही रहेगा। बेसिक कानून क्या होता है? बेसिक कानून तो वही होता है, लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। जो हम सोचते हैं वही तो कानून होता है। कानून कोई नई चीज़ नहीं है। सेक्शंस को ऊपर नीचे करने से बस ये हो जाएगा कि एक माहौल जो है वो ख़राब हो जाएगा, और कानून तो वही रहना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कानून स्पेसिफिक कोई वो चीज़ है तो उसका अमेंडमेंट लाया जा सकता था। अमेंडमेंट टाइम टू टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे हुए हैं, हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी में भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। तो अमेंडमेंट लाना चाहिए। मेरा ख्याल है इसकी जरूर पूरा का पूरा रिप्लेस करना, आई डोंट थिंक दैट्स ए वाइज डिसीजन। गृह मंत्री ने जब लोकसभा में यह भाषण दिया, ये पेश किया, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो नया कानून आ रहा है उसका मकसद लोगों को सज़ा दिलवाना नहीं रहेगा। अभी के कानूनों में उनका कहना था कि अभी का जो कानून है वो अंग्रेज़ों ने बनाया, और अंग्रेज़ों का पूरा वो मकसद था कि जो भारत के लोग हैं उन पे क्रूरता किया जाए, उनको सज़ा दिलाया जाए। एक तो वो वाली बात, और दूसरी ये चीज़ कि जिस तरह से अभी लेट लतीफ़ी है, करोड़ों केस पेंडिंग हैं, लोग दर दर भटकते हैं, और ये भारतीय न्याय व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई है। उस पर भी उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों में भी कमी आएगी। इस पे आपका क्या कहना है? एक तो जो आपने कहा ना कि कानून का मकसद जो है सज़ा दिलवाना नहीं रहेगा, तो फिर कानून की ज़रूरत ही क्या है? फिर तो कानून की ज़रूरत ही नहीं है। फिर किसी भी कानून की ज़रूरत नहीं है जब तक सज़ा दिलवाना मकसद नहीं रहेगा। अगर माननीय गृह मंत्री जी, मेरा ख्याल है बहुत पढ़े लिखे हैं शायद, वो जिस तरह से उन्होंने इस कानून को लाने के लिए और इस कानून के पीछे जो तकरीर की है वो तकरीर तो बिल्कुल गलत नज़र आती है, क्योंकि कानून का मकसद सज़ा दिलवाना है। अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो अपराधी बेखौफ घूमते रहेंगे और क्राइम बढ़ जाएगा। और जहाँ तक डिस्पोजल की बात है, आपने कहा कि अभी न्याय के लिए दर दर भटकते हैं, तो वो नया कानून आ जाएगा तो और ज़्यादा भटकेंगे, क्योंकि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। क्योंकि आज जो कानून आएगा 2023 में, और 2023 से पहले कानून रेट्रोस्पेक्टिवली तो बन नहीं सकता है, तो 2023 वाले मुकदमे पुराने कानून के हिसाब से डिसाइड होंगे और 2023 के बाद के नए कानून के हिसाब से डिसाइड होंगे। तो मेरे ख्याल से तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन। जो अपना भाषण दिया उसमें 2-3 चीज़ पहले साफ किया। उनका ये कहना था कि कानून का जो, क्योंकि उन्होंने कंपेयर किया था कि अंग्रेज़ों ने ये सोचकर इस कानून को बनाया कि हम क्रूरता करेंगे, हम सज़ा देंगे। कई केसेस अभी ऐसे आते हैं, आप बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कि कई लोग बेकसूर होते हैं लेकिन उनको सज़ा हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम कुछ उनसे होता है, वो जाते हैं और वहाँ पे वो एक प्रोफेशनल हो जाते हैं उस क्षेत्र के गलत कार्यों में। तो अमित शाह का कहना वही था, हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि अपराधियों को जेल के पीछे पहुंचाया जाए, उनको अगर वो सही हैं तो उनको सही न्याय मिले। और आपने जो कहा सबसे बड़ी चीज़ टाइम पीरियड को लेकर,
उन्होंने एक टाइम पीरियड हर चीज़ में, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में विस्तार से उस चीज़ को बताया कि हर चीज़ को लेकर एक टाइम पीरियड बनाया गया है। पुलिस की जांच इतने दिन में कंप्लीट होनी चाहिए, खासकर रेप्स जैसे मामलों में, खासकर स्ट्रिक्टली कोर्ट्स को भी एक टाइमिंग होगा कि आप इतने दिनों में फैसला दीजिए, इतने दिनों में ट्रायल कंप्लीट कीजिए। तो उनका ये कहना था। ये जो कानून हमारे को, जो इंडियन पिनल कोड ब्रिटिश टाइम से जो हमारा चला आ रहा है, या आईपीसी या सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जो भी कानून चले आ रहे हैं, ये वर्ल्ड ओवर, आई हैव ट्रेवल्ड वर्ल्ड वाइड, मैं तो बहुत देशों में गया हूँ और बहुत देशों में काम के लिए, वर्क के लिए गया हूँ। ये मैंने देखा है कि वर्ल्ड ओवर जो है कानून जो है वो सेम ही है, एग्जैक्टली जो हमारी आईपीसी है, हमारी सीआरपीसी है, वर्ल्ड ओवर इट्स द सेम, थोड़ा बहुत इधर उधर करके है। और यही कानून इंग्लैंड में भी है। तो अगर ब्रिटिशर्स ने सज़ा दिलवाने के लिए, अगर क्रूरता दिखाने के लिए इंडियंस के लिए किया, मैं ये नहीं कहता ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे काम किए, ब्रिटिशर्स ने हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी की है, बहुत ज़्यादा गलत भी हुआ है, लेकिन कुछ अच्छा भी किया है। और उस अच्छे में से ये है कि ये कानून ऐसा क्रूर नहीं बनाया है कि जो सज़ा ही दिलवाने के लिए किया जाए। अगर कोई अपराधी सज़ा से बच जाए वो भी उतना ही गलत है जितना एक बेगुनाह सज़ा पाता है। वो दोनों चीज़ें बराबर ही की वो हैं। तो इसलिए, और टाइम फ्रेम तो कोर्ट्स आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग। टाइम फ्रेम तो आज भी ये है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको चालान फाइल करना है, वो सब कुछ तो चीज़ें, टाइम फ्रेम तो ऑलरेडी है। उसकी क्या ज़रूरत है अलग से अमेंडमेंट करना और वो सब लाने की ज़रूरत क्या है? वो मेरे को नहीं लगता कि उस सब की ज़रूरत है। इसमें एक सवाल है इसी से जुड़ा, आपने जो टाइम फ्रेम को लेकर बोला, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र को उतने विस्तार से नहीं जानता, क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिससे ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि गांव में किसी छोटा मोटा ज़मीन का विवाद हुआ और वो कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, उसके पास न पैसा है, शायद खेत तक बिक जाता है बहुत लोगों का, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में ये सारी बातें ज़्यादा होती। तो ऐसी क्या मुश्किलें आ रही हैं कि इस तरह से लोगों को दर दर भटकना पड़ता है? जहाँ तक केसेस के डिस्पोजल की बात है, क्रिमिनल केसेस का डिस्पोजल तो फिर भी जल्दी हो जाता है। सिविल जो मुकदमे हैं, जो फौजदारी के मुकदमे तो जल्दी डिसाइड होते हैं, बट जो दीवानी के जो मुकदमे हैं जिनको सिविल केसेस कहा जाता है, वो जो दीवानी के मुकदमों में ऑफ कोर्स टाइम फ्रेम नहीं है, उसमें टाइम बहुत लगता है, उसमें एडजमेंट्स होती हैं, उसके लिए वकील भी जिम्मेदार हैं, उसके लिए जजेस भी जिम्मेदार हैं, उसके लिए लिटिगेंट्स भी जिम्मेदार हैं। कि कानून में ऐसा प्रोविज़न है कि उनको एडजमेंट्स पर एडजमेंट्स मिलती जाती हैं। वो एक जो बार बार जो तारीखें दी जाती हैं कोर्ट केसेस में, सिविल केसेस में ख़ास तौर से, जो आपने बिहार और यूपी का जो आपने एग्जांपल दिया, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें, तो वो रोकनी चाहिए। एंड एज़ फार एज आई एम कंसर्न, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में 43 साल के 43 इयर्स के करियर में मैंने कभी कोर्ट में जाके एडजमेंट के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं एडजमेंट मैंने कभी नहीं मांगी। हमने अगर कोई केस हमने सुबह ही हमें बहस करने के लिए मिला है तो भी हमने एडजमेंट नहीं मांगी, उसको कहा कि उसको आफ्टरनून में रख लो, इतनी देर में मैं पढ़ के तैयार कर लूँगा। तो एडजमेंट तो वकीलों को तो मांगनी ही नहीं चाहिए, वकीलों को तो हमेशा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो अगर इस तरह का एक सिस्टम बना दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी और टाइम फ्रेम की ज़रूरत है। एडजमेंट्स आपको थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाएं, जजेस प्रेजेंट रहें, जजेस की स्ट्रेंथ पूरी रहे। जजेस भी तो कम है ना, जजेस की स्ट्रेंथ कम है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये वैकेंसीज फिल हो जाएंगी और थोड़ा सा जजेस एडजमेंट पर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि इसके लिए कोई टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। केसेस जल्दी डिसाइड हो जाएंगे। कॉम्पिटेंट लॉयर्स को जजेस बनाया जाए, वो ज़रूरी सी बात है कि वो डिस्पोजल होएगा। न्याय व्यवस्था में बार काउंसिल का बहुत महत्व होता है। क्या वो लोग इस तरफ कोई कदम उठा रहे हैं सिविल्स मामलों को लेकर खासकर? देखो, बार काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है। हर स्टेट की बार काउंसिल हैं और उन स्टेट की बार काउंसिल के ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। बार काउंसिल का रोल केसेस के डिस्पोजल से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। केसेस का डिस्पोजल जो है वो डिपेंड करता है जुडिशरी पर, हमारे चीफ जस्टिस पर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के ऊपर।
मैं बार काउंसिल इसमें कुछ नहीं कर सकती एक्सेप्ट दिस छोटी सी चीज़ कि लॉयर्स को आप रेगुलेट करते हुए एडजमेंट का बारे में बड़े स्ट्रिक्ट हो जाएं कि एडजमेंट विल बी गिवन ओनली इन वेरी वेरी एक्सेप्शनल केसेस। अगर ये हो जाएगा तो डिस्पोजल बहुत जल्दी हो जाएगा। एक और प्रश्न है, सीजेआई चंद्रचूड़ ने 24 से 48 घंटे पहले एक बात कही, खासकर जब अब कोर्ट पारदर्शिता को लेकर आगे बढ़ रही है, उन्होंने नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड को लेकर बात की है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो सारा रिकॉर्ड्स है उसको लेकर लाइव तो यूट्यूब पे बहुत जो वैसा खासकर धारा 370 हुआ, एलजीबीटी हुआ, उसको लेकर लाइव तो आ ही रहा है। इस पे आपका क्या कहना नेशनल जुडिशियल ग्रिड को लेकर? देखिए, जब ये हमारे पास ये डाटा तैयार हो जाएगा, ये एक बड़ा फॉरवर्डिंग स्टेप है सीजीआई साहब का, बहुत अच्छा एक स्टेप है कि जो आज तक किसी ने नहीं सोचा है, इतने टाइम से ये सब है। तो अगर एक ऐसा डाटा तैयार हो जाएगा तो डेफिनेटली इट विल इफेक्ट द डिस्पोजल ऑफ द केसेस कि कौन से केसेस पेंडिंग हैं, कौन से केसेस में क्या स्टेजेस हैं, ऑल दीज थिंग्स विल मैटर और इट्स ए फॉरवर्डिंग स्टेप। आई वेलकम दैट। आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा? आम लोगों को न्याय मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा इससे, क्योंकि डाटा तैयार होएगा तो ये देखना पड़ेगा कि सीनियरिटी के हिसाब से किस ईयर के केसेस कब से पेंडिंग है। तो आई एम श्योर इट विल गिव जस्टिस टू नीडी पीपल। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका स्वागत किया था, ट्विटर पे चंद्रचूड़ को बधाई दी थी। एक अंतिम सवाल है, इस पे कई प्रश्न उठते रहते हैं, अलग अलग विचार हैं। सीजीआई की नियुक्ति को लेकर जो सीजीआई का जो प्रोसेस है वो कैसे उनको नियुक्त किया जाता है, इस पे आपका क्या कहना है, या फिर जजों की नियुक्ति पर? जहाँ तक सीजीआई की नियुक्ति का सवाल है वो तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, जब से हमारे देश आज़ाद हुआ है, जब से आज़ादी मिली है, कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा ही विल बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट वंस एक बार इसको ट्रेडिशन को तोड़ा गया था, इंदिरा गांधी जी के वक्त में तोड़ा गया था इस ट्रेडिशन को, उसके अपने रीजंस रहे होंगे, वो बहुत बड़ा बहस का विषय है। लेकिन अब तक जितने भी हुए हैं एक्सेप्ट वंस, हमेशा सीनियरिटी पर ही सीजीआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियरिटी से ही बने हैं। और मैं समझता हूँ कि वो एकदम सही भी है कि सीनियर पर्सन बनना ही चाहिए। दूसरी बात आपने जो पूछी वो जजेस की नियुक्ति के बारे में, मेरे ख्याल से प्रेजेंट चीफ जस्टिस के अंडर में जजेस की नियुक्तियां हो रही हैं, बहुत जल्दी नियुक्तियां हो रही हैं, और नाम हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड होके आते हैं और वो विद इन फ्यू डेज़ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से वो क्लियर हो जाते हैं और गवर्नमेंट को भेजे जाते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी मोर और लेस, एक आधे नाम के लिए कुछ कंट्रोवर्सी होती है वो अलग चीज़ है, मोर और लेस वो नाम भी क्लियर होते जाते हैं। तो अगर जजेस की नियुक्ति इसी रफ्तार से होती रही, इसी स्पीड से होती रही, तो एक दिन होगा जब वहाँ पर वैकेंसीज हमारे यहाँ नहीं होंगी, तब उस स्टेज पर हम ये कहेंगे कि एंटीसिपेटेड वैकेंसीज कि आगे आने वाली एक साल आगे में होने वाली वैकेंसीज़ के लिए हम अपॉइंटमेंट को पहले निर्धारित करेंगे। अगर हम वो करने लग जाएंगे, उस स्टेज पर आ जाएंगे इन वैकेंसीज़ को ख़त्म करने के बाद, तो मेरा ख्याल है डिस्पोजल बहुत जल्दी होना लगेगा। इसी में एक सवाल है और ये अंतिम है। लगातार विपक्ष की तरफ से खासकर न्यायपालिका को दबाव बनाने का, और वो हर सरकार में हो, या इंदिरा गांधी की सरकार हो या फिर अब हो, क्या ये सही मायने में होता है कि कोई सरकार न्यायपालिका पे दबाव बना दे? क्योंकि न्यायपालिका शायद सबसे स्वतंत्र बॉडी है इस देश में, और सबसे लोगों को ही भरोसा है न्यायपालिका पे, भले ही लेट लतीफ़ी, लेकिन एक होता है कि कुछ भी हो तो कोर्ट में लोग जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्या दबाव रहता है सरकार का? नहीं, मेरा आंसर इसमें है नो। सरकार का दबाव नहीं होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मे बी कोई 100 में से या 1000 में से एक आदमी ऐसा हो जो दबाव मानता हो, बाकी मोर और लेस
कोई दबाव नहीं होता है, सरकार का कोई दबाव नहीं होता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और देर आर डिसीजंस 1947 के बाद से आप देखते रहे हैं, यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी का इलेक्शन तक सेट असाइड हो गया। तो अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अभी भी खासकर कुछ महीनों पहले कई ऐसे निर्णय आए हैं सीजीआई चंद्रचूड़ की वजह से, वो सरकार के खिलाफ ही हैं। जो सरकार जिस पे हाँ था वो सरकार के विरुद्ध गया है। सरकार के विरुद्ध जाते हैं जजमेंट्स, बहुत सारे सरकार के विरुद्ध जाते हैं। 370 की भी सुनवाई हो रही है, वो भी सरकार के विरुद्ध सुनवाई हो रही है। अब डिसीजन जो भी आएगा वो तो जजेज अपनी विजडम से जो डिसाइड करेंगे वो तो अलग चीज़ है। वैसे कई केसेस है उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतने विस्तार से बताने के लिए, क्योंकि देश में संविधान की बात सब करता है लेकिन कानून को लोग समझना नहीं चाहता है, और खासकर न्यायपालिका को। हम आम लोग ट्विटर पे फेसबुक बैठ के कुछ भी आरोप जरूर लगा, एक्चुअली वो हाफ कुक्ड नॉलेज होती है ना, वो उससे प्रॉब्लम ही होती है। तो वही है कि लोग कुछ भी लगा देते हैं। लेकिन आपने इन सब मुद्दों पे, क्योंकि ये सभी मुद्दे भी चर्चा में हैं और अगले कई महीनों तक ये चर्चा में रहने वाले हैं, आपने इतने विस्तार से इन सब पे बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।